दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड के साथ सोने के लिए उसे एक मिस्टीरियस आने में कैद कर दिया। तो क्या वो लड़की उस आने से बाहर निकल पाएगी? इस कहानी में क्या क्या होने वाला है, जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम सियोंग को देखते हैं, जो लैपटॉप पर अपनी वाइफ सुयोन की एक स्टेटमेंट वीडियो देख रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि मैं तुम्हें फेस टू फेस ये बात कहना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। मैं तुम्हें छोड़कर बर्लिन जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। मुझे लगता है कि हम परफेक्ट नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। सियोंग ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी आंखें भर आती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब अगले दिन हम सियोंग को क्वायर सिखाते हुए देखते हैं। वो कोरिया का एक बहुत ही मशहूर क्वायर टीचर था। बहुत सारे लोगों को एक साथ सुर में ताल से ताल मिलाकर गाने को क्वायर कहते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैनेजर सियोंग से कहता है कि मुझे भी सियोन के जाने का बहुत दुख है, लेकिन हम उसकी वजह से सेलिस्ट की सीट खाली नहीं रख सकते। हमें उसकी जगह किसी को लेना ही होगा। जिस पर सियोंग कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। इसके बाद सियोंग जिस ऑर्केस्ट्रा कंपनी में काम करता था, वो वहाँ के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो बर्लिन गई होगी। सियोंग कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो अपना फेवरेट सेलो भी नहीं ले गई और न ही कोई कपड़े। डायरेक्टर कहती है तुम परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगी। सियोंग की ऑर्केस्ट्रा कंपनी की डायरेक्टर जो थी, वो सियोंग की पत्नी इयोन की माँ भी थी। वो कहती है सब मेरी वजह से हुआ, शायद मैंने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी। फिर वो बताती है कि एक सेलिस्ट आज ऑडिशन देने के लिए आ रही है। वो ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रही होगी। उससे सियोन ने अपनी जगह लेने को कहा था। सियोंग कहता है कि आपको नहीं लगता कि हमें इयोन के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए? कहीं वो वापस आ गई और उसने अपनी जगह किसी और को देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन वो कहती है नहीं, हमें किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत है, नहीं तो ऑर्केस्ट्रा आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। इसके बाद सियोंग उस नए सब्स्टिट्यूट मेंबर से मिलने के लिए जाता है, जो इयोन के गायब होने के बाद उसकी जगह प्ले करने वाली थी। सियोंग उसके रिज्यूम को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम मिंजू है और वो इयोन की जूनियर भी थी और उसने भी उसी प्रोफेसर से म्यूजिक सीखा था जिससे इयोन ने सीखा था। सियोंग उससे पूछता है कि इयोन ने तुम्हें क्या कहकर भेजा? वो बताती है कि मुझे सडनली उसका कॉल आया और उसने बस इतना ही कहा कि यहाँ पर सेलिस्ट के लिए वैकेंसी है, तुम जाकर ज्वाइन कर लो। फिर सियोंग उससे कहता है कि ठीक है, चलो स्लो बजा कर दिखाओ। जिस पर वो कहती है कि अभी मेरे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड सीडी लेकर आई हूँ। इसके बाद वो उसे अपनी रिकॉर्डेड सीडी सुनाती है, लेकिन सियोंग को उसका म्यूजिक बहुत सिंपल लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम इंटरव्यू के लिए आई हो और तुमने इतना सिंपल म्यूजिक चुना। मिंजू बताती है कि ये सुबट है, मुझे इसके म्यूजिक को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको मेरे म्यूजिक का टेस्ट पसंद नहीं आता तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद मिंजू वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपना रिज्यूम और पेन ड्राइव वहीं छोड़ गई थी। फिर रात को सियोंग अपने घर जाकर बाथरूम में मिंजू की म्यूजिक को सुनता है। अब उसे उसकी म्यूजिक पसंद आने लगी थी। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। मिंजू उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियोंग उसे सॉरी कहता है उसके म्यूजिक को सिंपल कहने के लिए। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर ले। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिंजू भी सियोंग के ऑर्केस्ट्रा में सोलो बजा रहे थे, लेकिन उसकी सोलो स्टिक सोलो को तो टच ही नहीं करती। वो जैसे बस बजाने का नाटक कर रही हो। अब अगले सीन में हम सियोंग को मॉम और मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। मॉम पूछती है कि वो नई लड़की कैसा बजा रही है। सियोंग बताता है कि आज तो फर्स्ट डे था, आगे हम देखेंगे, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। मॉम कहती है कि अच्छा लगा सुनकर कि तुम उसके काम से सेटिस्फाइड हो। अब अगर इयोन वापस भी आ गई तो हम उस गधे को टीम में नहीं लेंगे। ये सुनकर सियोंग को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने डायरेक्टर के आगे चुप ही रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंजू की कार खराब हो गई थी और वो हेल्प के लिए मैकेनिक को बुला रही थी, लेकिन तभी सियोंग वहाँ आता है। उसे जब पता चलता है कि उसकी कार खराब हो गई है तो वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन रास्ते में सियोंग उसे डिनर के लिए पूछ लेता है। वो कहती है ठीक है, जिसके बाद दोनों एक जगह पर मीट खाने के लिए जाते हैं।
मिंजू सियोंग को ग्रिल करते हुए देखकर उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छा ग्रिल कर लेते हो। तो वो बताता है कि मैं एक डाइनर ओनर का बेटा हूँ, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, तभी वहाँ बारिश भी होने लगती है। अब वो दोनों वहीं बैठकर पी रहे थे। फिर मिंजू से पूछती है कि योन और तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें छोड़कर चली गई, जिस पर सोंग उसके बारे में कुछ भी बात करने से मना करता है। फिर मिंजू सियोंग को अपने बारे में बताती है कि वो एक ऑर्फन गर्ल है। उसके मॉम डैड एक साथ एक एक्सीडेंट में मारे गए। वहाँ से निकलते हुए मिंजू और सियोंग दोनों ने बहुत ज्यादा पी लिया था। वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक टेम्पोररी ड्राइवर को बुलाया था, लेकिन मिंजू को अभी और पीनी थी। वहीं सियोंग भी उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी वो उससे पूछता है कि और पिए क्या, मेरे घर चलना पसंद करोगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा स्टॉक है। अब अगले सीन में मिंजू सियोंग के घर में बैठकर पी रही थी। दोनों बैकी बैकी बातें कर रहे थे और इसी बीच सियोंग मिंजू को किस कर देता है। मिंजू उससे बचना चाहती थी, लेकिन सियोंग उसे नहीं छोड़ता। वो आईने के सामने उसे ले जाकर गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। मिंजू उसे खुद से दूर करती है, लेकिन फिर उससे भी रहा नहीं जाता। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। अब अगले दिन सियोंग कंपनी के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है, तो वो बताती है कि तुम्हें पता है योन जब से गई है तब से लेकर अब तक उसने एक बार भी अपने कार्ड से पैसे नहीं निकाले, जबकि पहले तो वो हर रोज पैसे निकालती थी। सियोंग कहता है कि शायद वो हमें अपना गुस्सा दिखाना चाहती हो। इस तरह से वो ये साबित करना चाहती है कि वो कम्प्लीटली गायब हो गई है। फिर वहाँ से निकलते हुए सियोंग को मिंजू का मैसेज आता है। वो कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें दोबारा ड्रिंक के लिए नहीं पूछना चाहिए था और न ही तुम्हारे घर जाना चाहिए था। फिर रात को सियोंग घर पर अकेला महसूस कर रहा था, तो वो मिंजू को कॉल करता है और अपने पियानो पर उसके फेवरेट म्यूजिशियन के म्यूजिक को प्ले करता है, जिसे सुनते ही मिंजू दोबारा उसके घर आती है। जिसके बाद सियोंग और वो दोनों मिलकर फिर से संबंध बनाते हैं। लेकिन इस बीच मिंजू खुद को आईने में देखकर ऐसे करती है कि जैसे वो आईने को चिढ़ा रही हो। फिर जब वो शावर लेने के लिए चली जाती है तो वो एकदम से बाथरूम में चिल्लाती है। सियोंग जब जाकर उससे पूछता है तो वो कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है, वो एकदम से गर्म पानी आ गया था। अब हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योन और सियोंग नई नई शादी करके सोल से लौट रहे थे। लेकिन जब सियोंग लगेज लेने के लिए आता है तो तभी मिंजू वहाँ आती है। उसे देखकर योन कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी। मिंजू कहती है कि मैं तो बस तुम्हें की देने के लिए आई थी। योन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि की डोर पर ही रख देना, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। फिर मिंजू बताती है कि मैंने तुम्हारे हिसाब से घर का रिनोवेशन करवा दिया है। योन कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से मैं थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। तभी सियोंग वहाँ आने लगती है तो सियोन मिंजू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब सियोन और सियोंग घर आते हैं तो उन्हें ये घर बहुत पसंद आता है। ये योन के एक पुराने टीचर का घर था, जहाँ बचपन में योन कई मर्तबा आ चुकी थी। अब इस घर को योन की मॉम ने उसे और उसके हस्बैंड को रहने के लिए खरीद कर दिया था, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में मिंजू ने योन के कहने पर उसे रेनोवेट करवाया था, जिसे 3 महीने पहले तक सियोंग नहीं जानता था। याद रखना, अभी जो कहानी आप सुन रहे हो वो सियोंग के गायब होने के पहले का है। सियोंग उस घर को देखकर कहता है कि मैंने एक ऐसे ही घर की ड्रीम अपने बचपन से की है। फिर शाम को वो लोग एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं, जहाँ योन की कुछ फ्रेंड भी आती है। उनमें से एक हाल ही में एक रिजॉर्ट में हनीमून मनाने के लिए गई थी, जिसकी ब्यूटी देखकर योन का भी मन करता है कि वो भी वहाँ जाए। पार्टी में योन की मॉम सियोंग की खूब तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत ही परफेक्ट इंसान हो। लेकिन इस पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सियोंग के बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, जैसे कि उसने अपनी बॉस की ही बेटी को फंसा लिया। फिर रात को योन देखती है कि सियोंग का मूड खराब है। वो समझ जाती है कि क्या वजह है। फिर वो कहती है कि तुम उन लोगों की बातों को छोड़ो, वो तुम्हें लालची समझते हैं। वो सोचते हैं कि तुमने अपनी बॉस की बेटी को पटा लिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैंने तुम्हें पहले अप्रोच किया था। सियोंग कहता है फिर तुम उन्हें सच क्यों नहीं बता देती, जिस पर योन कहती है कि ठीक है, तुम मुझे रिजॉर्ट लेकर चलो, मैं खुद सबको बता दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन सियोंग मना कर देता है, कहता है 5 दिन का 30 मिलियन वॉन का किराया है, बहुत महंगा है ये। योन कहती है अरे यार, मॉम है ना, वो पैसे दे देंगी, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। लेकिन सियोंग उसे इग्नोर करके चला जाता है।
फिर एक दिन इयोन ऑर्केस्ट्रा के वायलिनिस्ट को स्योंग से हंस के बातें करते हुए देख लेती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो मिंजू से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे हाउस वार्मिंग पार्टी में क्यों नहीं आई। तो मिंजू कहती है तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। इयोन कहती है कि हे भगवान, मुझे हो क्या गया है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर वो उसे बताती है कि मुझे लगता है स्योंग मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस प्रिटेंड करता है कि जैसे वो मुझसे प्यार करता हो। मिंजू कहती है साफ साफ बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। फिर इयोन पूछती है कि तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार किस किया था। मैं वो जगह और वो दिन कभी नहीं भूल पाई। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम समझती हो ना। मिंजू कहती है कि हाँ, मैं सब समझती हूँ। फिर वो पूछती है कि चाबी कहाँ है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को इयोन के नए घर पे देखते हैं। मिंजू से पूछती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। तो इयोन कहती है अरे यार हाँ, मैंने स्योंग के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने उससे काम दिया, उसे पैसे दिए, उसे घर दिया, लेकिन उसने कभी मुझे इन सब के लिए अप्रिशिएट नहीं किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगी तो वो मेरे लिए क्या करेगा। इसके बाद मिंजू से एक बेसमेंट को खोलने के लिए कहती है। मिंजू बुक सेल्फ हटाती है तो उसके पीछे एक दरवाजा था। मिंजू के पास उसकी चाबी भी थी। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आती है, जब मिंजू और इयोन टीचर से म्यूजिक सीखने के लिए आते थे और फिर सबसे छुपकर इस बेसमेंट में आकर रोमांस करते थे। प्रेजेंट में इयोन लैपटॉप पर अपना स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड करती है और फिर 3 दिन का खाना पानी और स्वेटर लेकर बैग में रख लेती है। इसके बाद वो मिंजू से बेसमेंट की चाबी लेकर अंदर चली जाती है। जाते वक्त मिंजू से पूछती है कि तुम कब तक आओगी। तो इयोन कहती है कि 3-4 दिन तो रहूंगी ही। इयोन इस तरह से स्योंग के दिल में उसके लिए प्यार को देखना चाहती थी। फिर बाथरूम में लगे मिरर से मिंजू से बाय कहती है। ये एक ऐसा मिरर जिसके पीछे साइड से तो आगे के साइड देखने पर ट्रांसपेरेंट दिखता था, लेकिन सामने से देखने पर ये बस एक ऑर्डिनरी सा आईना था। वो जगह इतनी ज्यादा एयरटाइट थी कि वहाँ जाते ही इयोन के फोन का टावर चला जाता है। फिर जब स्योंग घर आता है तो वो लैपटॉप पर इयोन की वीडियो देखता है, जिसे इयोन डाइनिंग रूम के आईने से देखती है। उसे परेशान देखकर इयोन को बहुत मजा आता है। वो वहाँ बैठकर ड्रामा भी करती है। वो खुद के पैरों में लॉक लगाकर बचाओ बचाओ चिल्लाती है, लेकिन फिर खुद ही लॉक को खोल लेती है। थोड़ी देर के बाद जब वो स्योंग को बहुत ज्यादा परेशान देखती है तो उसे अब और देखा नहीं जाता, इसलिए अब वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है। इयोन बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। इसके बाद वो बाथरूम के मिरर में जाकर स्योंग से कहती है कि मैं यहाँ हूँ, अंदर हूँ, फंस गई हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन वो है ना इतना साउंड प्रूफ था कि इयोन की आवाज बाहर जाती ही नहीं। वो बोतल से जब आईने पर मारती है तो वो टूटता भी नहीं, उल्टा बोतल का कांच टूटकर उसके हाथ में गट जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अभी उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं बचा था, लेकिन लकीली उसे वहाँ पर कुछ पुराने रामेन के पैकेट मिल जाते हैं, जिसे वो साफ करके खाती है। साथ ही उसे वहाँ कुछ बहुत ही स्ट्रेंज फोटो भी मिलती है। फिर 2 दिन के बाद इयोन वहाँ मिंजू को देखती है। पहले तो वो उसे देखकर खुश होती है कि अब वो वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे ताज्जुब होता है कि मिंजू यहाँ कैसे आ गई, उसे यहाँ आने किसने दिया। वो तो स्योंग को जानती भी नहीं। मिंजू तो इयोन की आवाज नहीं सुन सकती थी, लेकिन इयोन उसकी आवाज साफ साफ सुन सकती थी, क्योंकि उस खुफिया रास्ते को बनाया ही इस तरह से गया था कि अंदर रहने वाला शख्स बाहर के घर की हर चीज को मॉनिटर कर सके। मिंजू से बताती है कि स्योंग मुझे यहाँ लेकर आया पिलाने के लिए, और मैंने बेसमेंट के दरवाजे की चाबी चेंज कर दी थी क्योंकि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। इसके बाद मिंजू स्योंग के पास जाती है और फिर से वो दोनों आईने के सामने खड़े होकर रोमांस करते हैं। और इयोन ये सब देखकर पागल हो जा रही थी। वो चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं पाती। अब हमें 7 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब मिंजू ने इयोन को अपने टीचर के पुराने घर को खरीदने को कहा था। ये घर उन दोनों ने अपने लिए लिया था। वो अपने टीचर को भी उनके पुराने घर पर लेकर आती है। टीचर बताती है कि इस घर को मेरे डैड ने बनवाया था। वो जापानीज यूनिट में मेडिकल ऑफिसर थे। वो बहुत गलत काम करते थे, इसलिए जब भी वो घर आते तो खुद को बेसमेंट पे बंद कर लेते और मिरर से हमेशा हम पर नजर रखते। टीचर उसे ये भी बताती है कि मुझे तुम्हारे और इयोन के बारे में सब पता है कि अपने बचपन के दिनों में तुम वहाँ क्या करती थी। तुम दोनों ने ये घर इसलिए लिया है ना, ताकि तुम फिर से वो सब कर सको। इसके थोड़ी देर के बाद मिंजू को इयोन का कॉल आता है।
वो बताती है कि मैं सियोल में एक आदमी से मिली, मैंने उससे शादी कर ली है। ये सुनकर मिंजू को बहुत दुख होता है। वो पूछती है अब मेरा क्या, जिस पर यून कहती है ओ कम ऑन यार, मेरी शादी हो गई, मुझे कांग्रेचुलेट तो करो। मिंजू कहती है कि मेरा क्या, मैं तुम्हारे बिगैर कैसे रहूंगी। तो यून कहती है अरे यार मैं लड़की हूँ तो शादी तो लड़के से ही करूंगी ना, तुम बस मेरे लिए एक टूल थी मेरे जी स्पॉट को फाइंड करने का। जिसके बाद मिंजू रोते हुए फोन काट देती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जब मिंजू दोबारा सोंग से मिलने के लिए आई थी। यून ये सब देखकर थक चुकी थी, अब उसने वहाँ से निकलने की हर कोशिश भी छोड़ दी थी। फिर एक दिन मिंजू आईने के सामने जाकर यून से पूछती है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी। यून उसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे बाहर आने दो। लेकिन मिंजू तो उसकी आवाज सुन ही नहीं सकती थी। फिर मिंजू कहती है तुम्हारी जैसी लाइफ मैं भी डिजर्व करती हूँ, मुझे भी एक लड़के के साथ रहना चाहिए क्योंकि असली जिंदगी तो एक लड़के के साथ जीने में है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वहाँ से अब कभी बाहर नहीं निकालने वाली। ये सुनकर यून बहुत चिल्लाती है। फिर जब सोंग बाथरूम में आता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इधर इधर देखो। सोंग को लगता है कि शायद उसे कहीं से कुछ आवाज आ रही है, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं आता। अब अगले सीन में हम यून की मॉम को देखते हैं। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी क्योंकि अभी तक उन्हें यून का कुछ भी अता पता नहीं लगा था। उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि यून के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। वो स्योंग से कहती है कि कल घर पर पुलिस आएगी। तो स्योंग पूछता है कि क्या आप मेरे ऊपर शक कर रही है। तो वो कहती है नहीं, तुम पागल हो क्या। अब अगले दिन पुलिस आकर पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेती है। इधर यून को वहाँ पर जो पुराना रामिन मिला था वो भी अब खत्म होने वाला था। अगले सीन में स्योंग मिंजू के घर जाता है जहाँ वो नोटिस करता है कि मिंजू के घर का पासवर्ड यून के बर्थडे से मैच करता है। फिर बाद में वो उसी नंबर से मिंजू के फोन के लॉक को खोलता है तो उसके वॉलपेपर पर उसे मिंजू और यून की किस करते हुए फोटो दिख जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें यून ने वैकेंसी के बारे में बताया और तुम उसके स्कूल में थी। मैंने तुम्हारे फोन में तुम दोनों की फोटो देखी है। जिसके बाद मिंजू से कहती है कि मैंने ये सब यून के लिए किया। उसने कहा था मुझे उस घर को खरीदने के लिए, उसे रिनोवेट कराने के लिए ताकि हम दोनों वहाँ रह सके, लेकिन फिर वो तुम्हें ले आई। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूँगी जो उसने मेरे साथ किया। फिर स्योंग पूछता है कि जब यून भाग रही थी तब तुम उसके साथ थी ना, वो कहाँ है। तो मिंजू कहती है मुझे उसके बारे में सच में कुछ पता नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्योंग जब बाथरूम में था तो यून अंदर से पानी बंद कर देती है। वो गुस्से में कहता है चालू हो जा, तो यून पानी खोल देती है जिससे स्योंग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। फुर्री चेक करने के लिए फिर से पानी बंद करने को कहता है। इसी तरह से 2-3 बार जब भी स्योंग पानी बंद करने के लिए कहता है तो यून पानी बंद करती है और जब खोलने के लिए कहता है तो वो पानी खोलती है। फिर वो पूछता है कि यून अगर तुम अंदर हो तो पानी बंद करो। वो पानी बंद कर देती है। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम इस आईने के पीछे हो और मुझे देख सकते हो तो पानी चालू करो। वो पानी चालू कर देती है। फिर जब स्योंग ध्यान से कान लगाकर सुनता है तो उसे अब थोड़ी थोड़ी यून की आवाज सुनाई देने लगी थी। जिसके तुरंत बाद वो फूलों का गमला उठाकर मिरर पर मारने लगता है, लेकिन फिर वो उसे साइड में रख देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने मुझे मिंजू के साथ वो सब करते हुए देख लिया था ना, अब अगर तुम बाहर आ गई तो मुझे जीने नहीं दोगी। यून कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे कैसे भी करके बाहर निकालो। लेकिन स्योंग उसे वही छोड़कर चला जाता है। अब अगले सीन में हम स्योंग को मिंजू के साथ बातें करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि उसने मेरा यूज किया है और अब वो तुम्हारा भी यूज कर रही है। स्योंग कहती है लेकिन हम उसे कैद करके नहीं रख सकते। मिंजू कहती है हमने उसे कैद नहीं किया, वो कूद गई है। लेकिन स्योंग कहता है अगर वो मर गई तो ऐसा करना मर्डर होगा। मिंजू ताने देते हुए कहती है ठीक है, जाओ उसे बाहर निकाल दो, फिर बाकी की जिंदगी हम दोनों जेल में काटेंगे। पहले तो स्योंग बहुत सोचता है कि वो उसे वहाँ से बाहर निकाले या ना निकाले, और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर उसे रियलाइज होता है कि यून ने भी तो उसे धोखा ही दिया था, तो वो उसके बारे में इतना क्यों सोचे। लेकिन फिर वो एकदम से मिंजू से कहता है कि दरवाजा खोलो, हम उसे बाहर निकालेंगे।
इसके बाद वो दोनों मिलकर बुक शेल्फ को हटाते हैं और फिर मिंजू दरवाजा खोलती है। यून वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो दोनों जैसे उसे उठाते हैं वो मिंजू पर हमला कर देती है। मिंजू स्योंग से कहने लगती है कि जल्दी चलो, ये पागल हो गई है, हमें मार देगी। लेकिन स्योंग मिंजू को धक्का देकर यून को बाहर ले आता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं पुलिस बुलाता हूँ, तुम जब तक फ्रेश हो जाओ। यून कहती है नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लगी है और इससे पहले मैं नहाऊंगी। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर मिंजू को चढ़ाती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे अंदर कैसा लग रहा था। उसने उसे वहीं बंद कर दिया था। अब मिंजू वैसे ही तड़पती है जैसा यून तड़प रही थी। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। स्योंग के बाहर जाने के बाद वो अपने फ्रिज से खाना लेकर बेसमेंट पे जाती है। तभी हम देखते हैं कि योन ने वहाँ मिंजू के लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया था। वहाँ उसकी जरूरत का सारा सामान था और मिंजू उसके लिए अपने एंकल पर चेन लगाकर वेट कर रही थी, जैसे कि वो उसकी स्लेव हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ रोमांस करते हैं। मतलब कि अब योन मिंजू और स्योंग दोनों के साथ रिलेशनशिप में रहने वाली थी और स्योंग अब उसे इसलिए कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसे डर था अपनी बीवी और नौकरी खोने का। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। और एक जरूरी बात, कमेंट को लेफ्ट साइड जब स्वाइप करोगे तो वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा। यार वीडियो को हाइप जरूर देना क्योंकि इस वक्त पे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे एक और वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। थैंक्स टू, गुड बाय।